हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए। और आपका ये 2018 का आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर 2018, तो उसका ये प्रैक्टिस सेट है, जिसके बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित जितने भी 30 क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बाल शिक्षण बाल विकास एवं शिक्षण विधि के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस पर बाल विकास के नाम से उस पर जाकर ये प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। पिछला वीडियो जिसमें क्या है कि 2020 के जो 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्या है उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला क्वेश्चन है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संकार्य है, जिसका आंसर नीचे दिए भी रखा है, ऑप्शन सी। कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कॉलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करने सीखने की प्रक्रिया के अत्यधिक सरल और सहज उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के मूल्यांक निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है क्या करना चाहिए, भाषा को नई भाषा को यानी कि सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। जैसा कि इसके आंसर में दिया है, नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। तो इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य विशिष्ट छात्र और केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सामान्य और विशिष्ट छात्र जो है समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? इसका कौन सा पद परिभाषित करता है? अच्छा, पिछले वाला देख लीजिए। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्षा कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा साधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहाँ विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। नीरसता संबंधी दोष या पठन दोष या गणना दोष, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका गणना दोष। गणना दोष जो है गणित संबंधी अधिगम को अक्षमता को जो है परिभाषित करता है। इसका आंसर इस प्रकार है, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणित संक्रियाओं के चिन्ह को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गणना दोष से संबंधित क्या होता है कि गणित संबंधी अधिगम क्षमता परिभाषित करता है कौन? गणना दोष। और ये जो दोष जो है किससे से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया, इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा। गणित से संबंधी जितनी भी क्या होती है अक्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं 18 नवंबर 2018 को यह एग्ज़ाम था। तो वही
आपका एग्जाम पेपर करा रहे हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। बताइए समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो संवेदनशीलता जो है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी कि समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता जो है अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आपको समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समाविष्ट कर सकें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्यक का तत्व नहीं है? किसका सम्यक का तत्व नहीं है? बताइए कौन सा है? आपके ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दैहिक या संज्ञानात्मक या संवेदी। बताइए कौन सा सम्यक का तत्व नहीं है? बताइए। और इसी के साथ उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संवेदी सम्यक का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना या आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या फिर लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी प्रक्रियाओं यानी कि क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। संवेदी जो प्रक्रिया यानी क्रिया होती है उस पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी की व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक पर क्या करता है? संवेग के तत्व का प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताइए कौन सा है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दे रखे हैं, उनके जो है उनका इधर उधर दे रखा है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा क्रम सही है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी कि ऑप्शन डी ज्ञान, अवबोध, अवलोकन और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ। इसी के साथ साथ इसको देखेंगे, इसको याद रखेंगे। बेंजामिन एस ब्लूम जो थे, उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में, कब? 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। किसको? संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया, जो है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य 3 क्षेत्रों में और उसके बाद 3 में से एक यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को फिर से 6 भागों में विभाजित किया। इसको याद रखना। ठीक है, तो आपके 3 शिक्षण कौन कौन से हो जाएंगे? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, जो है किसने दिए थे? बेंजामिन एस ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सा है जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो यहाँ पर अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है? तो स्वेच्छाचारी जो है, ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी जो है यहाँ पर शिक्षण की अच्छी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती, क्योंकि प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का जो है वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वांछनीय सूचना देने वाला, सहानुभूतिपूर्ण और जनतांत्रिक और सहयोगात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा? स्वेच्छाचारी जो है यहाँ पर अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी के साथ अल्फ्रेडा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेडा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है, विक्टर ब्रूम या मास्लो हर्जबर्ग स्किनर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विक्टर ब्रूम ने क्या किया था? अल्फ्रेडा प्रत्याशा सिद्धांत जो है दिया था। किसने? तो विक्टर ब्रूम ने। अल्फ्रेडा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अल्फ्रेडा निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं
योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विक्टर ब्लूम ने क्या किया था, अल्फ्रेडा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम अवस्थापन या व्यवस्थापन प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान जो है किससे संबंधित है, व्यक्तिगत, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी सूचना प्रक्रियाकरण जो है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के परिवार से संबंधित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रूस आर जॉयस, ब्रूस आर जॉयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग, ये दो लोगों की पुस्तक है, ब्रूस आर जॉयस और मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। कितने? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो इस प्रकार इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को क्या किया है इन्होंने, पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया, निष्पत्ति संप्रत्या यानी संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान आदि। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण जो है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम। ऑप्शन सी सांख्यिकीय अभिक्रम। ऑप्शन डी तैयारी और अर्जन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशलों के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है न कि लक्ष्य या उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, क्योंकि निगमन से आगमन की ओर जो है शिक्षण का सूत्र नहीं होता है। हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगति की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, और क्या है 11वां ऑप्शन प्रकृति का अनुसरण। इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने क्या किया है, शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना और प्रस्तावना। बताइए सूक्ष्म शिक्षण का जो है चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि योजना बनाना जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद होता है। AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद जो है क्या है, पाठ्य योजना बनाना। फिर है शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार आप देख सकते हैं डॉक्टर एल ब्लूम ने क्या किया है, एक चित्र का माध्यम बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि अन्वेषण जो है क्या है, अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ अगला है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण सभी संभव होगा जब खंड क्या हो संकुल संदर्भ केंद्रों को भागीदारी बढ़े या स्थानीय संदर्भ
व्यक्ति उपलब्ध हो या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तब होगा शैक्षिक सुधारों से प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। बताइए कब होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ए और सी, ए और बी और सी, ए बी सी। बताइए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए बी सी तीनों ही क्या होंगे? शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये तीनों ही क्या होंगे? मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों को भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा? विकेंद्रीय संभव होगा तभी होगा। क्या कब प्रभावी होगा? शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये सब होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने क्या किया? बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना। बताइए कौन सी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि ध्वनि संवेदना, यानी कि हाँ में आंसर पहले देगा। अगर कोई छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम किसी ने लिया, तो ये यहाँ पर क्या करेगा? वो हाँ पहले कहेगा। हाँ, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसका नाम लेकर अगर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह क्या करेगा? हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। किसके माध्यम से? ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? बताइए, आपको बता चुके हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो 4 से 8 साल तक के लिए होती है, जन्म से 2 साल या 2 से 7 साल या फिर 5 से 8 साल के लिए। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसको डाल सकते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि पियाजे के सिद्धांत जो है पूरा वीडियो बनकर आ जाएगा, नीचे निकल कर आ जाएगा। बाई देवराज लिख दीजिए तो आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा। पियाजे के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक MCQ क्वेश्चन पेपर उसमें डालने वाले हैं। पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस MCQ में आपको मिल जाएंगे, जिसको क्या किस नाम से निकालेंगे? तो पियाजे के सिद्धांत MCQ क्वेश्चंस बाई देवराज, इस तरीके से निकालेंगे तो आपको पियाजे के सारे MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2 से 7 साल तक के लिए जो है क्या होते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। इसमें नीचे दिए हुए हैं पियाजे के अनुसार क्या है? बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होकर गुजरता है। संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के लिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के लिए। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो है 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है। कितनी अवस्था होती है? 2 से 7 वर्ष तक के लिए प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक काल्पनिक भयों का अंत, यानी कि बताइए कौन सा है? तो बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है। क्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है इससे संबंधित विशेषता नहीं होती है। विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि, यानी कि बाल्यावस्था क्या करने लगती है? बाल्यावस्था में क्या करने लगता है बालक? विज्ञान की काल्पनिकता में कथाओं में अधिक रुचि लेने लगता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति को यानी कि ग्रहण करने लगता है और काल्पनिक भयों का अंत सोचने लगता है। काल्पनिक भयों का जो है अंत यहाँ पर हो जाता है। यहाँ इस प्रकार ऑप्शन ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण यह तनाव में रहता है, न कि वह क्या करता है? अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः क्या हो सकता है? प्रौढ़ावस्था की अवस्था हो सकती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव यानी पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो?
बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंध होता है इनका, क्या से मनोविज्ञान की भाषा विकास से संबंध किसका है? नोआम चॉम्स्की का है। नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित और जन्मजात खाका होता है, जिसे क्या करते हैं? सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। जिसे किसको? प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, उसे क्या किया गया है? जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? बताइए। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी यानी कि थॉर्नडाइक ने क्या किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल से जो है क्या दिया है? सिद्धांत शीर्षक से किया है क्या? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया है। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 है, गिरोह अवस्था किस अपवर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताइए। 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। यहाँ पर बताना है कि गिरोह अवस्था जो है किस आयु वर्ग एवं विलंब यानी विकास से संबंधित है? बताइए कौन सा विलंब विकास है और कौन सी आयु वर्ग है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण जो है क्या है? गिरोह अवस्था क्या करने लगती है? संबंधित है। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? बताइए। औपचारिक प्रक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि तीसरी अवस्था पूछी है, तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन सी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हैं, तो आप जो है सर्च करेंगे कि पियाजे के एमसीक्यू क्वेश्चन बाय देवराज, तो फिर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में कंप्लीट होंगे, और उनकी थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? सर्च मार सकते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है बाई देवराज सर, तो वहाँ पर थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ये अवस्थाएं जो है साफ साफ दिखाई दे रही होंगी ऊपर ही। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि और विषय वस्तु का स्वरूप। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी यानी कि विषय वस्तु का स्वरूप जो है क्या है? अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। कौन सी? विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप जो है अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, जबकि अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृद्धि, परिपक्वता, व्यक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। कौन कौन से? इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृद्धि और परिपक्वता और व्यक्तिकता, ये सभी क्या हैं? अधिगम योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए यानी कि सहायतापरक व्यवहार जो है यहाँ पर सामाजिक मूल्य का जो है क्या है? सामाजिक मूल्य है। कौन सा? सहायतापरक व्यवहार। यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है।
प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, संयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व। ये सभी जो हैं क्या हैं? सामाजिक मूल्य के प्रकार हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं बताइए? स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, या प्रकार्यात्मक स्थिरता के। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि स्वतः शोध के जो हैं क्या हैं? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण जो हैं उदाहरण हैं। किसके? स्वतः शोध के। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुख विधियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा क्या है? गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? स्किनर, रॉस, एबिंगहस और एम.एल. विग्गी। यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिए हैं। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और गति और प्रगति की सीमा जो है को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन जो है गेट्स और अन्य के द्वारा दिया गया है। यहाँ कोई चिन्ह, यहाँ पर कोई जो है विकल्प सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के यानी कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा जो है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है थॉर्नडाइक के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। आंसर इसमें देख सकते हैं ई.एल. थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौड़ नियम हैं दिए गए हैं। देखिए, अधिगम के 3 मुख्य नियम हैं वो हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और गौड़ नियम जो है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ये सभी जो हैं 2 प्रकार के हो गए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यवहार पर क्या करता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। किस पर? व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसका आंसर में दे सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, तब इस क्वेश्चन का जो है अर्थ और मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्वलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, नैमित्तिक, यांत्रिक और संधानात्मक अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की वृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो है यहाँ पर अधिगम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर दे रखा है, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्यतः विशेषताएं निम्नांकित हैं। अधिगम अभिवृद्धि ग्रोथ है। अधिगम समायोजन है। अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है।
अधिगम विवेकपूर्ण और सृजनशील है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। अतः यहाँ पर देखा जा सकता है कि अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जो है यहाँ पर कथन नहीं है। ठीक है, अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऐसा कोई कथन नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। और भी देखते रहिए। हिंदी की अलग है, इसमें पर्यावरण की अलग है, तो आपको इंग्लिश की भी कुछ दिनों में मिलती रहेगी। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे यूट्यूब के अकाउंट में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, उनमें सभी अलग अलग वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, बाल विकास की अलग मिलेगी, हिंदी की अलग मिलेगी, और क्या है, इंग्लिश की अलग मिलेगी, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की अलग मिलेगी। जो पर्यावरण जो है आपका यूपी टेट और प्लस सी टेट यानी कि 1 से 5 तक, और क्या है सुपर टेट आपका जो होगा उसमें भी आपको सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके और शेयर भी करना है, जिससे वीडियो जो है और भी आपके मित्रों को क्या हो सके, मिल सके। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।